हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। लास्ट टाइम हमने बात की थी चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 10th का लॉ, ओम्स लॉ। बट ओम्स लॉ करने से पहले रेजिस्टेंस पे आएंगे, तो चलते हैं। अगर हम सपोज हमारे पास एक कंडक्टर लेते हैं, हमने बोला हमने इसमें लगाया है 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव करना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। हमने ऐसे ही कोई कंडक्टर ले लिया रैंडम, हमने बोला 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है। जैसे ही लगाया है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका मोशन स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट टाइम किया था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, मतलब चार्ज पार्टिकल्स की स्पीड देख रहे हैं, चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कैसे मूव कर रहे हैं, वो क्या बन जाता था, करंट बन जाता था। तो सपोज अगर इसमें 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट आया आई, सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो किया, आई फ्लो किया। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट लगा दिया तो करंट आई फ्लो कर गया। सेकेंड केस लिया, सपोज हमने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 20 वोल्ट। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो को मेजर करता है, बताता है वो। पोटेंशियल मींस अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर पोटेंशियल ज्यादा होगा, अगर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो आप वर्क डन भी ज्यादा करोगे चार्ज पार्टिकल्स को फ्लो करवाने के लिए। समझो, अगर पोटेंशियल ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा मतलब जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा से ज्यादा स्टैमिना दिखाएगा, चार्ज पार्टिकल्स को ज्यादा से ज्यादा फ्लो करवाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा मतलब वर्क डन ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे तो करंट ज्यादा हो जाएगा। तो अगर 20 वोल्ट है तो सपोज करंट कितना हो गया, 2 है। मतलब पोटेंशियल इंक्रीज हुआ तो करंट भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि वर्क डन ज्यादा किया गया उन चार्ज पार्टिकल्स को मूव करवाने के लिए। जितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको मूव करवाना है, मूव करवाने के लिए वर्क डन करना है, वर्क डन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे। ज्यादा से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स मूव किए तो मतलब हमारे पास यहां से क्या आ गया, जितना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाया उतना ज्यादा करंट फ्लो किया, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाया उतना ज्यादा करंट फ्लो किया। तो इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि मेरा जो करंट है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये बेसिकली क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया ओम्स लॉ। मतलब जितने ज्यादा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाएंगे उतना ज्यादा वर्क डन करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, जितना ज्यादा खाना मिलेगा उतना ज्यादा काम करेंगे। तो मींस जितना ज्यादा पोटेंशियल आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया उतना ज्यादा वर्क डन किया चार्ज पार्टिकल्स ने। तो मतलब V इज डायरेक्टली और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ current flowing in a conductor is directly proportional to what, to the amount of potential difference applied across the ends of the conductor। ये है हमारे पास ओम्स लॉ। बट इसमें एक कंडीशन है, कीपिंग फिजिकल conditions and configuration of the conductor
अनचेंज्ड। अगर ये मानते हो तो ये होगा, अगर इसको रखते हो चीज को तो ये माना जाएगा। तो मीन्स ये कंडीशन है, ऐसा होना चाहिए। अगर ये चीज आप सेटिस्फाई करवाते हो कि फिजिकल कंडीशंस में टेम्परेचर प्रेशर को चेंज नहीं करते हो, ह्यूमिडिटी चेंज नहीं, कुछ नहीं, सेम कॉन्फ़िगरेशन लेंथ और एरिया जो कंडक्टर का है वो सेम रखा जाता है, तो इसका मतलब हमारे पास जो करंट है वो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाती हूं तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू I R। R क्या है हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब ये कहां से आया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। मैंने बोला एक कंडक्टर, हमने उसमें जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस दिया उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स निकले जो वायर में मूव कर रहे हैं, कंडक्टर्स में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं बट उनको भी इतनी आजादी नहीं होती कि वो अपनी मर्जी से मूव करते रहें। कंडक्टर कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस तो लगाएगा ही ना, ठीक है चलो तुम फ्लो करो तुम, बट कुछ तो उसके भी अपने रूल्स होंगे, उसके खुद के अपने पार्टिकल्स होंगे। तो उसमें हमारे पास कुछ आयंस या कंडक्टर में एटम्स जो भी हमारे पास प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे, वो इसके साथ थोड़ा सा कोलाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो ये कोलाइड करते हैं, जो हमारा कंडक्टर है उसमें जो एटम्स या आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनके साथ, और जैसे ही कोलिजन्स आए, कोलाइड विद दी सपोज एटम्स और आयंस जो भी हमारे पास है कंडक्टर में, उनके साथ कोलाइड किए तो क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन, it is the obstruction given to the flow of current, given to the flow of current। रोकना, रुकावट जो लगी वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, बेसिकली ऑब्स्ट्रक्ट करता है पाथ को। तो रेजिस्टेंस क्या हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन गिवन टू द फ्लो ऑफ करंट, मतलब रोक रहा है ये पाथ को उसके। तो ये जो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन है, ये जो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन आई है, हम क्या बोल रहे हैं कि ये जितने भी कोलिजन्स होंगे उनसे ओरिजिनेट करेगी। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज कोलिजन्स। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, कोलिजन्स हैं। जो कोलिजन्स होंगे उनकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन आएगी वो क्या हो गई, वो रेजिस्टेंस हो गई। रेजिस्टेंस हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन गिवन टू द फ्लो ऑफ करंट हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, एक तरह का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, मतलब ये प्रॉपर्टी बताता है कंडक्टर की, हर जो वैल्यू है पहले से फिक्स है, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है, नेचर पे डिपेंड करता है मटेरियल की, जैसा मटेरियल वैसी उसकी वैल्यू। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर 1 हमने बोला ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, अगर फिजिकल कंडीशन सेम रहती हैं, कॉन्फ़िगरेशन सेम रखते हैं तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जिसको हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जिसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR। R क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, R प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। कैसे आया R, रेजिस्टेंस, जब कोलिजन्स होते हैं तो रेजिस्टेंस आती है। एक वर्ड में रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन गिवन टू द फ्लो ऑफ करंट। क्या फॉर्मूला आ गया, R इज इक्वल टू V अपॉन I। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में। करंट क्या है, एम्पियर में मेजर करेंगे। वोल्ट अपॉन एम्पियर मिलके नया यूनिट बन जाता है हमारे पास ओम। फिर से हमने बोला ओम्स लॉ, तो कीपिंग फिजिकल कंडीशंस, क्योंकि जैसे जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया वैसे वैसे करंट बढ़ा, तो मींस I is directly proportional to V, means V is directly proportional to I, means V is equal to IR। तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई V अपॉन I, वोल्ट अपॉन एम्पियर बन गया ओम। अब
कोई नया यूनिट, पहली बार कोई यूनिट पढ़ते हैं तो उसकी 1 के लिए वैल्यू डिफाइन करते हैं। 1 ओम क्या होगा? 1 ओम होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और करंट 1 एम्पियर है तो रेजिस्टेंस 1 ओम होगी। पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, करंट 1 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम। तो हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन 1 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is said to be 1 ohm if 1 ampere current flows। 1 ampere मतलब जब 1 ampere current flow करेगा when 1 volt potential difference is applied across the ends of the conductor। So resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere current flows when 1 volt potential difference is applied across the ends of the conductor। हमने बोला ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? I is directly proportional to V है, V is directly proportional to I, या हम बोल सकते हैं V is equal to IR। cause of resistance है collisions। resistance क्या है? obstruction। जब आपस में collision होगा, इलेक्ट्रॉन्स का आयंस के साथ collision होगा तो एक नई चीज रेजिस्टेंस आ गई। तो रेजिस्टेंस क्या है? V अपॉन I, वोल्ट अपॉन एम्पियर, नया यूनिट ओम बन गया। 1 के लिए वैल्यू डिफाइन करेंगे तो जब पोटेंशियल डिफरेंस हम 1 वोल्ट लगा देंगे और 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो मतलब रेजिस्टेंस कितनी है? 1 ओम है। अब करते हैं इसका ग्राफ। दो चीजें जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास V is directly proportional to I या I is directly proportional to V, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास क्या आ गया? ऐसा सा ग्राफ, I V वोल्ट एम्पियर यूनिट मेंशन करेंगे। तो मींस जैसे जैसे पोटेंशियल 1, ये भी 1, ये 2, ये भी 2, ये 3, ये भी 3, मतलब सेम सेम इंक्रीज कर रहे हैं दोनों। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितना चेंज आप उसमें लेके आ रहे हो उतना ही चेंज कुछ कुछ उसमें आ रहा है हमारे पास। तो ग्राफ ऐसा बना, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। सेम भी ना हो तो 2, पर चेंज तो आ रहा है ना, ऐसे वेरिएशन तो उसके साथ सेम सेम चल रही है, उसमें जो चेंज प्रोड्यूस हो रहा है उसमें भी सेम चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। तो मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V से हमें क्या मिला? हमें ऐसा सा ग्राफ मिला। तो मींस ये क्या है? I और V वर्सेस। अब हमें निकालना है स्लोप। किसी भी ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं? कोई भी अपनी तरफ से 2 पॉइंट्स कंसिडर कर लो, मर्जी है आपकी, श्रद्धा है। ये ले लेते हैं, ये ले लो, ये ले लो। तो हमने ये 2 ले लिए। सपोज ये वैल्यू हो गई V2, ये हो गई V1। इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये आ गया V2 माइनस V1, और ये हो गई हमारे पास I1 I2, ये डिफरेंस आ गया I2 माइनस I1। तो मतलब जो भी 2 पॉइंट्स लिए हैं उनको ज्वाइन करो और परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओ। हमें ये निकालना है स्लोप मतलब हमारा ये tan थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस, परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस। तो I2 माइनस I1 अपॉन V2 माइनस V1, I2 माइनस I1 8 माइनस 2, V2 माइनस V1 4 माइनस 1, 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास 3, तो ये आ गया 2। I अपॉन V, चेंज इन I अपॉन चेंज इन V, चेंज इन I अपॉन चेंज इन V। अभी करके हटे, V इज इक्वल टू IR। R कितना होता है? V अपॉन I। I अपॉन V कितना हो जाएगा? 1 बाय R।
तो चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वी, चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वी क्या बन गया 1/r। तो मतलब आईवी ग्राफ कि अगर हमें रेजिस्टेंस निकालनी है वो क्या होगी 1/स्लोप। अगर हम आईवी प्लॉट ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी 1/स्लोप हो जाएगा। हमने बोला ऐसे ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन जाता है, हमने उसमें 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, अगर यूनिफॉर्मिटी है, स्ट्रेट है, तो मतलब हमारे पास हमने बोला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अप्लाई किया और ये आ गया हमारे पास स्लोप, ये आ गई रेजिस्टेंस। तो बेसिकली ये है मेथड अगर हमें किसी भी चीज की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी। नेक्स्ट, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस हमारी 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर मीन्स कि अगर हम किसी भी कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, ये है हमारे पास कंडक्टर, इसकी लेंथ को इंक्रीज करना है, हमने ऐसे यहां से उठाया और ये पोर्शन यहां लगाया, तो मीन्स हमने इसकी लेंथ इंक्रीज कर दी। तो लेंथ इंक्रीज करना मतलब हमारे पास क्या हो गया, यहां जो स्पेस पाथ कम हो गया, छोटा हो गया निकलने के लिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया। अगर कोई चीज कंडक्टर है ऐसे, मीन्स इसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल है, बट व्हाट विल बी इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर होगा। फ्रंट व्यू ऐसे तो सिलेंड्रिकल है, बट दिस विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब अगर आप लेंथ इंक्रीज करते हो, तो हमारे पास अगर आप लेंथ इंक्रीज करते हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। तो मीन्स विद इंक्रीज इन लेंथ हमारे पास क्या होगा, एरिया जो है सॉरी स्पेस जो है वो डिक्रीज की, मतलब कोलिजन्स इंक्रीज करेंगे। कोलिजन्स इंक्रीज करने का मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, कोलिजन से तो आई रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। तो मैंने बोला ऐसे था, अब हमने ये ऐसे बना दिया, तो मतलब हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ, तो हमारे पास क्या आ गया, कोलिजन ज्यादा, तो एक इक्वेशन आ गई, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर मींस अगर आप ये इंक्रीज कर रहे हो, ये इंक्रीज कर रहे हो, ऐसे कर ली डबल, एरिया इंक्रीज हो गया। तो एरिया इंक्रीज हुआ मतलब हमने ये पोर्शन उठा के यहां अटैच कर दिया, बड़ा कर दिया थोड़ा सा, तो विद इंक्रीज इन एरिया कोलिजन्स डिक्रीज हो गए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज किया, कोलिजन्स जो है वो डिक्रीज किए, तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगी। तो मींस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। थर्ड हमारे पास नेचर ऑफ द मटेरियल। तो कॉपर की अलग, रेजिस्टेंस हमारे पास जो वैल्यू हमने लेनी है, मतलब इसकी जो वैल्यू कॉपर के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, हर चीज के लिए वेरी करेगी। जो कंडक्टिविटी है मींस हमारे पास क्या है, कितना ज्यादा कंडक्ट कर पाना। हम बोलते हैं कि हमारे पास सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, कॉस्टली है तो हम कॉपर एल्यूमिनियम पे आ जाते हैं, बट उसकी थोड़ी सी उससे कम है। तो मींस मटेरियल टू मटेरियल वेरिएशन होती है। फोर्थ टेम्परेचर। तो बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टिकल्स की अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो उनकी हमारे पास रेजिस्टेंस भी, कोलिजन्स इंक्रीज होंगे। सपोज हमने पानी लिया, ऐसे एक जनरल एग्जांपल, गर्म होने के लिए रखा, हम उसको गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो पार्टिकल स्पीड ज्यादा बढ़ा लेते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करना स्टार्ट करेंगे, कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, कोलिजन्स होंगे, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी। तो मीन्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो बेसिकली ये इसकी जो वेरिएशन है वो हमारे पास ना इस फॉर्मूला पे बेस्ड है, वेयर
resistance is R2 is the resistance at temperature T2, R1 is at T1 and this is the temperature coefficient. ये क्या होता है हमारे पास? टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है. तो ये है 4 फैक्टर्स. पहली लेंथ इंक्रीज की तो स्पेस कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब हमारे पास तो क्या आ गई? रेजिस्टेंस बढ़ गई. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, कोलिजन्स कम हो गए, डिक्रीज हो गई. नेचर डिपेंड करती है, टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करती है. तो अभी हम इन दोनों को ले लेते हैं. बस जब हम इन दोनों को लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L upon A. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L upon A. तो मतलब हमारे पास हमने इक्वेशन नंबर 1 ली, इक्वेशन नंबर 2 ली, दोनों को कंबाइन किया, कंबाइनिंग 1 and 2 तो ये आ गया. ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, इक्वल टू का लगाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं. कांस्टेंट यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस किया ये है फिर से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. जो यहाँ पे है रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज द इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल जिसकी डेफिनेशन अगर हमें डिफाइन करनी है तो हम क्या लेंगे? इसी फॉर्मूला में अगर लेंथ 1 मीटर होगी, अगर हम कोई ऐसा कंडक्टर लेते हैं जिसकी लेंथ है हमारे पास 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी. मतलब आप ये मान ले लोगे तो रेजिस्टिविटी कितनी आ गई हमारे पास? रेजिस्टेंस के इक्वल आ गई. रेजिस्टिविटी कितनी आ गई? रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी. तो हमने बोला कि हमारे पास हमने दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया, बना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A व्हिच इज फर्दर इक्वल टू रो L अपॉन A. अगर लेंथ 1 मीटर होगी, एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होगी? रेजिस्टेंस के इक्वल होगी. क्या है ये? रेजिस्टिविटी इज द ऑब्स्ट्रक्शन. रेजिस्टिविटी क्या आ गई? ऑब्स्ट्रक्शन आ गई. जब ये कंडीशन सैटिस्फाई होंगी, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है जब ये ऐसा हमारे पास कंडक्टर होगा तो इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन offered by the conductor of unit length and unit area of cross section. यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. रेजिस्टिविटी क्या है? इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की. जब लेंथ 1 मीटर होगी, एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा तो रेजिस्टिविटी विल बी द रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टिविटी एक रेजिस्टेंस है जब ऐसा कंडक्टर होगा हमारे पास. तो ये है हमारी डेफिनेशन. रेजिस्टेंस इट इज द रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर. ऑब्स्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस भी offered by the conductor of unit length and unit area of cross section. तो ये आ गई रेजिस्टिविटी. अगर हमें इसकी यूनिट की बात करनी है वो होगा RA/L. रेजिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर विच इज ओम मीटर. हमने क्या किया? ओम्स लॉ किया, ग्राफ किया, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस. हमने बोला हमारे पास रेजिस्टिविटी कैसे आती है? ऐसे आती है. अब एक क्वेश्चन देखते हैं साथ में. What will be the
resistance of a 4 ohm conductor when it is doubled on itself। ऐसा था कुछ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है ना। तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस बेटा ये ना हम दो केसेस में सॉल्व करते हैं, केस 1 एंड केस 2। अगर सपोज आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी ऑलरेडी लेंथ L है, डबल्ड ऑन इटसेल्फ करेंगे, ऑलरेडी इसकी रेजिस्टेंस है हमारे पास 4 ओम, हमने एक नॉर्मल सा कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, तो R आ जाएगा रो L अपॉन A। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने किया, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी क्या होते हैं? रेजिस्टेंस के 4 फैक्टर्स हैं, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी के लिए पहले दो छोड़ दो, नेचर, लेंथ छोड़ दो, एरिया छोड़ दो। मतलब रेजिस्टिविटी नीचे के 2 पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस वाले जो 4 थे पहले 2 छोड़ के लास्ट के 2, मतलब नेचर पे, नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। वो हमारे पास डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती, डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती रेजिस्टिविटी, बहुत ध्यान से, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। इट इज independent of the dimensions of a conductor। बिल्कुल भी नहीं। यही कॉन्सेप्ट अब यहां यूज करते हैं कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ 4 ओम कंडक्टर अगर हम उसको डबल्ड कर दें इससे। बच्चे क्या करते हैं, इसमें लेंथ डबल कर देते हैं। केस नंबर 1, रेजिस्टेंस 4 ओम, R इज रो L अपॉन A, जब लेंथ L थी उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, रेजिस्टिविटी रो, रेजिस्टेंस R। सेकेंड केस में उसने बोला डबल्ड ऑन इटसेल्फ। डबल्ड ऑन इटसेल्फ मतलब उसने क्या कर दिया, उसका एरिया डबल कर दिया, यहां से उठाया और यहां लगा दिया। डबल्ड ऑन इटसेल्फ मतलब एरिया डबल, मतलब L डैश, A डैश, रो डैश, R डैश। एरिया डबल तो लेंथ हाफ, याद रखेंगे, लेंथ डबल होती है तो एरिया हाफ हो जाता है, लेंथ ट्रिपल होती है तो एरिया 1/3 हो जाता है। एरिया डबल हुआ है तो लेंथ हाफ, एरिया डबल लेंथ हाफ। रेजिस्टिविटी तो नेचर पे डिपेंड करती है, जो पहले मटेरियल था वही अब है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। न्यू रेजिस्टेंस रो डैश L डैश अपॉन A डैश, पहले वाला फॉर्मूला, ये इक्वेशन नंबर 1, बोलो 2, बेसिकली ये हमारे पास किसके इक्वल है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A किसके इक्वल है, 4 ओम के इक्वल है। दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड केस में एरिया डबल, लेंथ हाफ, रेजिस्टिविटी सेम क्योंकि नेचर सेम, वही मटेरियल पे डबल कर रही हूँ ना, सेम चेंज नहीं कर रहे। तो रो डैश L डैश अपॉन A डैश, रो डैश रो L डैश L/2, A डैश 2A, तो ये आ गया रो L/4A, तो रो L/A मींस 1/4 ऑफ रो L/A यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, इनटू 4, आंसर इज 1। फिर से डबल्ड ऑन इटसेल्फ मतलब एरिया डबल, लेंथ हाफ, डबल्ड ऑन इटसेल्फ, ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ तो एरिया ट्रिपल, लेंथ 1/3, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी गिवन है इक्वेशन नंबर 1 ले लो, सेकंड में डायमेंशंस चेंज कर दी, वैल्यूज पुट की और हमारे पास आंसर आ गया 1। चलिए बेटू आज के लिए इतना करते हैं, बाय।